तो इस वीडियो में हम डी बल्क एलिमेंट्स का बातचीत करेंगे। इसके पहले हम डी बल्क एलिमेंट्स पे ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं। ये डी बल्क एलिमेंट्स का पार्ट थर्ड है, यानी कि थर्ड वीडियो है। क्लियर? इसके पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में सारा वीडियो है, वहां से आप देख सकते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक जो बातचीत किए थे वो किए थे एटॉमिक रेडियस पर, और हम लोग पीरियड में बातचीत कर लिए थे, ग्रुप में हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो टॉपिक देते हैं एटॉमिक रेडियस, बात करेंगे इन ग्रुप। एटॉमिक रेडियस में ग्रुप में हम लोग बात करेंगे। क्लियर? तो कहता है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकेंड एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज is more than atomic radius of elements of first transition series, because on moving top to bottom in group, number of cell increase. That's why atomic radius increase. क्लियर? कि अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से अगर हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ने का कारण ये है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। क्लियर? ये चीज आप जानते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड से थर्ड। तो कहता है कि ऑन मूविंग सेकंड ट्रांजिशन सीरीज to third transition series atomic radius nearly same due to एटॉमिक रेडियस लगभग सेम हो जाता है। क्यों सेम होता है? तो ड्यू टू लेंथेनॉइड्स कंट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो कि लेंथेनॉइड्स आ जाता है, और लेंथेनॉइड्स आने के कारण लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है, और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण एटॉमिक रेडियस लगभग सेम रह जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का। क्लियर? नेक्स्ट कहता है कि ऑन मूविंग
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज टू फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज atomic radius of elements nearly same elements. Atomic radius of elements are nearly same due to, यहाँ पे होगा ड्यू टू एक्टिनोइड्स कंट्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक्टिनोइड कंट्रैक्शन हो जाएगा, और एक्टिनोइड कंट्रैक्शन के कारण एटॉमिक रेडियस जो होगा वो नियरली सेम रह जाएगा। क्लियर? तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन और एक्टिनोइड कंट्रैक्शन के कारण एटॉमिक रेडियस नियरली सेम रह जाता है, इस बात को ध्यान दिया जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद एक क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ भी देता है तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले नोट्स बना लीजिएगा। तो इसको हम क्वेश्चन क्या है, इसको हम नोट्स करके नोट कर लिख देते हैं। कहता है कि एटॉमिक रेडियस हम का बात करें जर्कोनियम और हॉफनियम का, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है नियरली सेम होता है। कहता है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ, नोट करके लिख देते हैं दो, कि एटॉमिक रेडियस ऑफ जर्कोनियम, atomic radius of zirconium and hafnium are nearly same due to lanthanoids contraction. Clear? Due to lanthanoids contraction. उसके बाद कहता है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ hafnium and rutherfordium are nearly same due to actinoids contraction. क्लियर? ये जो होता है एटॉमिक रेडियस जो नियरली सेम होता है ड्यू टू द एक्टिनोइड कंट्रैक्शन। तो ये चीजें क्वेश्चन पूछ देता है कि वाई एटॉमिक रेडियस ऑफ जर्कोनियम एंड हॉफनियम आर नियरली सेम। आपको पूछ देगा कि वाई एटॉमिक रेडियस ऑफ हॉफनियम एंड रदरफोर्डियम आर नियरली सेम। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आंसर है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आयोनिक रेडियस पर। क्लियर? किस पे बात करेंगे? आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस का वैल्यू जो होता है वो एटॉमिक रेडियस से कम होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम एटॉमिक रेडियस पे बातचीत किए थे। तो आयोनिक रेडियस है, जैसे कि अगर कोई एलिमेंट्स है जैसे कि Zn है, तो Zn का जो रेडियस होगा एटॉमिक रेडियस होगा, Zn प्लस प्लस का जो रेडियस होगा
उसको हम आयोनिक रेडियस कहेंगे। और आयोनिक रेडियस का वैल्यू एटॉमिक रेडियस से बहुत कम होता है। तो सिंपल सा बात है, आप जानते हो कि आफ्टर द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर attraction will be increase, that's why value of ionic radius will be decrease। तो सिंपल सा बात है, इसको हम लिख के आगे बढ़ते हैं कि आयनिक रेडियस, तो फर्स्ट लिख देते हैं कि रेडियस ऑफ आयंस आर नोन एज आयनिक रेडियस। क्लियर। उसके बाद कहेंगे कि रेडियस ऑफ कैटायन is less than atomic radius of its atom, because after losing of electron nuclear attraction increase, that's why value of ionic radius decrease। क्लियर। लिख सकते हैं कि hence ionic radius of transition elements is less than its atomic radius। इसलिए आयनिक रेडियस का वैल्यू जो होगा वह एटॉमिक रेडियस से कम हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद एक बात करते हैं यहाँ पे कि अगर Fe+2 आयन हो, Fe+3 आयन हो, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, तो किसका एटॉमिक रेडियस अधिक होगा? सॉरी, आयनिक रेडियस। किसका आयनिक रेडियस अधिक होगा? तो कहोगे कि Fe+2 का आयनिक रेडियस का वैल्यू अधिक होगा Fe+3 के आयनिक रेडियस से। तो क्यों होगा? तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज होने के कारण न्यूक्लियर एट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा? अधिक होगा। और न्यूक्लियर एट्रैक्शन जब अधिक होगा तो आयनिक रेडियस का वैल्यू कम होगा। क्लियर। तो लिख सकते हैं कि आयनिक रेडियस ऑफ Fe+3 ion is less than ionic radius of Fe+2 ion, because as well as number of positive charge increase, as well as number of positive charge increase, nuclear attraction increase, as a result ionic radius decrease,
एज ए रिजल्ट आयनिक रेडियस डिक्रीज। क्लियर? तो यही इसका रीजन होगा। तो एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस में लगभग जो कुछ भी बातें हम लोग को पढ़नी है वो लगभग हम लोग देख चुके। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक टॉपिक लेते हैं मेटालिक कैरेक्टर। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स कर लीजिएगा, नीचे देख लें कि आ रहा है ना स्पष्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि डी वाले एलिमेंट्स में मेटालिक कैरेक्टर होता है और इसका केमिकल मेटालिक कैरेक्टर जो होगा या फिर कहीं केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वह इस ब्लैक एलिमेंट से कम होगा, लेकिन इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है ज्यादा होता है। जैसे कि एस ब्लैक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका ज्यादा होगा। वहां पे मेटालिक लस्टर, मेटालिक साउंड्स, गुड कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द हीट कम होगा, यहाँ पर अधिक होगा। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, in D block elements have more physical properties of, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लिख दिए तो इसमें सब कुछ आ गया। क्या क्या आ गया? तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, उसके बाद मेटालिक साउंड, लस्टर, मेलिएबिलिटी, सब एक ही लाइन में कंसीडर हो गया। आप अलग अलग लिख सकते हो, बोल दिए। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन रेस्पेक्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी चीज को? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, लस्टर, उसके बाद मेलिएबिलिटी, ये सारे चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? इस वाला एलिमेंट बिकॉज क्यों होता है ऐसा? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देख रहे हो, चाहे जानते हो, इसके पीछे वाले वीडियो में हम एक एक करके दिखाए थे कि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने से इनका एक आपस में म्यूचुअल बॉन्डिंग होता है या फिर कहते हैं कि ओवरलैपिंग हो जाता है, जिससे एक मेटालिक बॉन्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो इसमें होता ही है। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो तो होता ही है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में ओवरलैपिंग हो जाता है, जिससे इनका स्ट्रेंथ जो होता है वो मजबूत हो जाता है, जिससे एमपीपीपी इनका हाई हो जाता है ना। बिकॉज कहते हैं कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव मोर फिजिकल प्रॉपर्टी इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स have maximum unpaired of, अब मैक्सिमम हम एस की तुलना कर रहे हैं, एफ की तुलना मत कीजिएगा,
maximum unpaired electron which are overlap to each other. That's why the strength of metallic bond become strong. स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर। और स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जब स्ट्रांग हो जाएगा तो मेटालिक बॉन्ड के ही कारण इसमें मेलिबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है। इसकी चर्चा हम सॉलिड स्टेट में किए हैं कि सॉलिड स्टेट का वीडियो देखिएगा, वहाँ पे हम दो थ्योरी की बातचीत किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल और दूसरा हम लोग बातचीत किए हुए हैं बैंड थ्योरी की। तो वहाँ पे इस बात को समझे हम लोग, फिर से एक बार यहाँ पे हम बतला दिए। क्लियर। तो सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मैग्नेटिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मेटालिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा जिसके कारण मेलिबिलिटी अधिक होगी और एमपीपीपी अधिक होगा, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अधिक होगी, क्योंकि अधिक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इनकी अधिक होगी। क्लियर। तो ये है मेटालिक कैरेक्टर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट एक टॉपिक है मेटालिक कैरेक्टर का, बाद हम लोग बात करेंगे डेंसिटी पे। तो कहता है कि डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। क्लियर। तो डेंसिटी की चर्चा हम जहां पर भी करेंगे वहां पे हम मास को भी कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम को भी कंसीडर करेंगे, देखेंगे कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मास कितना बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर मास अधिक बढ़ रहा है तो वहां पे क्या होगा, डेंसिटी अधिक होगा, और जहां पे वॉल्यूम अधिक बढ़ गए मास के रिस्पेक्ट, डेंसिटी वहां पे कम हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग देखे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, जैसे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, तो कहीं ना कहीं मास क्या होता है, इंक्रीज करता है, और एटॉमिक रेडियस स्लाइटली डिक्रीज करेगा, लगभग सेम होता है, लेकिन मास क्या है, इंक्रीज करता है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डेंसिटी जो होगा इंक्रीज करेगा, कहां तक, कॉपर तक। क्लियर। जिंक के केस में डेंसिटी जो होगा डिक्रीज करेगा, जिंक के केस में डेंसिटी डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अधिक होने के कारण एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा जिससे डेंसिटी कम पड़ जाएगा। क्लियर। तो हम इसको लिख लें, तो कहते हैं कि ऑन मूविंग स्कैंडियम टू कॉपर डेंसिटी increase due to increasing of
increasing of mass in more manner या magnitude in respect of increasing volume. इंक्रीजिंग वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से हटाइए ना, क्योंकि वॉल्यूम कहाँ से बढ़ेगा, इन मोर मैग्नीट्यूड ऑफ ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ मास इन मोर मैग्नीट्यूड। चलिए हटाइए, बात खत्म कीजिए, क्योंकि रेडियस क्या है लगभग, तो रेडियस तो डिक्रीजिंग हो रहा है, अब बाद में आगे कांस्टेंट हो जाता है, तो फिर वॉल्यूम बढ़ने का कोई बात होगा ही नहीं। क्लियर। कहता है कि जिंक की बात करें, कहता है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ जिंक इंक्रीज ड्यू टू repulsion of electron, due to atomic radius of zinc increase due to repulsion of electron. That's why volume of zinc increase in more magnitude in respect of mass. That's why density of zinc decrease. यही कारण है कि जिंक का जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाता है। क्लियर, यानी कि जिंक का जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाता है। तो आई फील इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर, अब इसको हटाते हैं। नेक्स्ट हम एक टॉपिक लेते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या लेंगे? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसी टॉपिक के बाद इस वीडियो को आज रोका जाएगा, थोड़ा लंबा टॉपिक है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी को आप लोग जानते हो कि द अमाउंट ऑफ heat required to release an electron from isolated gaseous atom. The amount of heat required to release an electron from isolated gaseous atom known as ionization enthalpy। ये पहले से जानते हो, इसमें हम कोई बात नहीं करने जा रहे हैं। एक चीज आप लोग जानते हो कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ता है, बात सही है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं ना कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए आई लिख सकते हैं कि आई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स are more than S block element but less than P block element। क्लियर, S ब्लॉक एलिमेंट से क्या होगा? कम होगा। सॉरी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ
ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मोर देन एस वाला एलिमेंट, एस वाला एलिमेंट से ज्यादा होगा लेकिन पी वाला एलिमेंट से कम होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर? तो ये चीज है सिंपली, आप लोग जानते हो इसके पीछे कोई बहुत लॉजिक नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होगा डी वाला एलिमेंट्स का वह एस से ज्यादा होगा, पी से कम होगा। लिख सकते हैं, चलिए लिखिए देते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स is more than S block element but less than P block elements, लेकिन P block एलिमेंट से कम होगा, और यही कारण है कि जो I के वैल्यू को बढ़ाएगा। क्लियर? इसका हम एक आई का एक डाटा देखते हैं, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। तो इस बोर्ड को हम साफ करेंगे। क्लियर? तो नोट कर लीजिएगा, हम एक डाटा देखते हैं और फिर हम डाटा करके एक एक बात को समझते हैं। तो डाटा तो याद होता नहीं है, डाटा तो लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम लिखते हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट आई, यहाँ पे हम बात करेंगे सेकेंड आई का, यहाँ पे बात करेंगे थर्ड आई का, थर्ड आई। क्लियर? तो सब डाटा लेते हैं और डाटा को एक्सप्लेन करेंगे लोग। क्लियर? तो स्केडियम की बात करते हैं, तो स्केडियम का वैल्यू होता है 361 1235 2393। ये जो वैल्यू होता है वह किलो जूल पर मोल में हम लोग यूनिट ले रहे हैं। टाइटेनियम की बात करें, डाटा याद रखना नहीं है, हमको 1-2 क्वेश्चन देखना है, इसलिए हम डाटा लिख रहे हैं। अब ये नहीं है कि सर ने डाटा लिख दी तो आप रटने बैठ जाओ, ऐसा मत कीजिएगा लोग। 650 1414 2833 क्रोमियम, 652 1592 2990 मैग्नीज, 717 50 3260 मैग्नीज, फेरस 762 1561 2962 फेरस, कोबाल्ट 758 1644 3243 निकेल 736 1752 3402 कॉपर 745 1958 3556 जिंक 906 1734 3829। क्लियर? यहाँ से हमको 2-3 क्वेश्चन का जवाब लेना है। एक चीज आप लोग देख रहे हो कि फर्स्ट बात तो ये देखो, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, यहाँ पे 177 162 बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, यानी कोई इसका रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। जैसे कि एस वाला एलिमेंट्स और
p बल्क एलिमेंट्स में एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो रेगुलर पैटर्न होता है d बल्क एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। रेगुलर पैटर्न इसलिए नहीं होता है, यहाँ पे सबका जो स्टेबिलिटी जो होता है वो अलग अलग कंडीशन का होता है। तो हम लिख सकते हैं कि देयर इज नो रेगुलर पैटर्न ऑफ I of transition elements like S or P block elements, because their stability depends upon different factors। हम बातचीत करेंगे यहाँ पे। कहता है कि mn के केस में I का वैल्यू एकाएक बढ़ता है ड्यू टू द हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। लिख लेते हैं कि ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी value of I of Mn manganese increase in more magnitude in respect of chromium। क्लियर। कहते हैं कि यहां से स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है तो ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट। कहते हैं कि इन Fe2 Ni I decrease due to increasing स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, या एक चीज और आपको समझा रहे हैं, आप लोग आराम से समझ सकते हो। इसको हम साफ करते हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए। इसको साफ करते हैं। कहीं ना कहीं वही बात होता है। अब लास्ट में जो लिखे हैं उसी को ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि Fe से अगर हम Ni की बात करें तो Fe के D में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6 और Ni में कितना होगा 8। तो 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन रखें तो Fe 7 8। तो नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कहीं ना कहीं इनके बीच में एक रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होंगे। तो आई का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट से भी समझ सकते हो। क्लियर। उसके बाद कपर के केस में थोड़ा सा बढ़ गया, तो कपर में आप लोग समझते हो कि D10 आने लगता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कर ही आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि व्हाई फर्स्ट आई ऑफ जिंक इज मोर देन कॉपर, बट सेकेंड आई ऑफ कॉपर is more than जिंक। क्लियर। कहता है कि जिंक का फर्स्ट आई जो होता है वो कॉपर से ज्यादा होता है, लेकिन कॉपर का सेकेंड आई जिंक से ज्यादा है। डाटा आप लोग देख रहे हो, इसीलिए हम डाटा लिखे थे। तो सिंपल सी बात है
कि जिंक में क्या है, फुलफिल स्टेबिलिटी है। क्या कहता है कि ड्यू टू फुलफिल स्टेबिलिटी ऑफ जिंक। तो जिंक में क्या आता है, 3D10 भी है, 4s2 भी है, एकदम फुलफिल स्टेबिलिटी है। फर्स्ट आई ऑफ जिंक इज मोर देन कॉपर, इसलिए हो। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, सेकेंड आई का बात करें, यानी कि आफ्टर लूजिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D10 4s0 एंड जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D10 4s1। अब देखा जाए स्टेबिलिटी किस में अधिक हो गई, कॉपर में, क्योंकि यहाँ पे फुलफिल हो गया, कॉपर भी कम है। तो ड्यू टू फुलफिल स्टेबिलिटी ऑफ थर्ड, या ड्यू टू फुलफिल स्टेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, या डी सबसे लिख सकते हैं। सेकेंड आई ऑफ कॉपर इज मोर देन जिंक, सेकेंड आई जो होगा कॉपर का, वह जिंक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? तो आई फील ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर? उसके बाद नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। क्लियर? इसके बाद हम और क्वेश्चन लेते हैं कि फोर्थ आई कहे तो सबसे ज्यादा किसका होगा। तो फोर्थ आई सबसे ज्यादा, सेकेंड आई, थर्ड आई की बात करते हैं। थर्ड आई देखिए तो सबसे ज्यादा किसका है, फिर जिंक का। क्लियर? थर्ड आई जिंक का अधिक हो जाएगा, तो लिखते हैं कि व्हाई थर्ड आई ऑफ जिंक इज मोर। तो थर्ड आई की बात करें तो यानी कि जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D10 3D, ऐसे लिखो 4s0 और 3D10, तो क्या होगा, फुलफिल स्टेबिलिटी हो गया। अब फुलफिल स्टेबिलिटी जब इसका हो गया तो आई का वैल्यू सबसे अधिक हो जाएगा, थर्ड आई का। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ आई पे। फोर्थ आई, तो फोर्थ आई की बात करें तो नो डाउट टाइटेनियम का सबसे ज्यादा होगा। फोर्थ आई की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, टाइटेनियम का, क्योंकि हाँ, क्योंकि फोर्थ आई स्केडियम, वेनेडियम, टाइटेन, 3 इलेक्ट्रॉन अगर स्केडियम से निकाल दिए ना, स्केडियम का अधिक होना चाहिए फोर्थ आई, क्योंकि स्केडियम से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा, 3p6 का आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, और आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के कारण फोर्थ आई इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ आई, सिक्स्थ आई, सेवेंथ आई,
इस टाइप से आप बैठा सकते हो। क्लियर? तो याद रखिएगा कि आफ्टर लूजिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर लूजिंग ऑफ 3 electrons, scandium gain configuration of scandium gain configuration of argon. That's why its fourth I is more. क्लियर? ऐसे टाइप से दिमाग लगाइएगा, 5th 6th 7th इस टाइप से होने लगेगा। क्लियर? तो आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आई होंगी। और अगला वीडियो जो हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, कैसे बनाते हैं। क्लियर? तब तक के लिए